सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ अनंत संभाला, जहाँ पे आपको यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करवाया जाता है और मैं आपका एजुकेटर, मेंटोर और दोस्त ऋषभ बात। तो बताना चाहूंगा आप सभी को कि यूजीसी नेट का एग्जाम खत्म हो चुका है एंड न्यूली प्रिपरेशन करने के लिए अभी तैयारी सबकी सभी का आशा करता हूँ शुरू हो चुका होगा। बहुत कोई है जो कि यूजीसी नेट का एग्जाम के लिए पढ़ाई करना चाहता है, अभी तक सोच रहे हैं। कम ऑन, स्टार्ट कर दीजिए, इट्स हाई टाइम नाउ। अभी बताना चाहूंगा कि बहुत किसी स्टूडेंट का, या बोल सकते हैं हर कोई स्टूडेंट के मन पे एक सवाल तो हमेशा ही रहता है कि सर, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होने के बाद क्या होता है। या आप सभी देख पा रहे होंगे इधर में कुछ बनाया हुआ है या कुछ मेंशन किया हुआ है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, या क्या प्रोसीड्योर रहता है, उसके बाद का क्या सोचना नहीं आता है क्या। एक एक वे थिंकिंग आता है कि उसके बाद क्या होगा। या जैसे यूपीएससी देने के बाद सबको पता होता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनना होता है, और चीज रहता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी, ग्रुप बी, सी एंड ग्रुप डी। हर एक एग्जामिनेशन का अलग अलग पोर्शंस रहता है। तो ये यूजीसी नेट एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट्स को क्या अपॉर्चुनिटी या क्या ऑप्शन खुलता है, वो आज बताने के लिए, या वो चीज का आप सभी को प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए आज मैं यहाँ पे छोटा सा सेशन लाया हूँ, या ताकि आपको प्रॉपर क्लियर हो पाए। बताना चाहूंगा, शायद मैं स्लो बोल रहा हूँ, थोड़ा तबीयत का इशू की वजह से मैं स्लोली आप लोग सभी को बता रहा हूँ, और प्लीज कोऑपरेट कर लीजिएगा। और बताना चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट्स को एक सवाल हमेशा मन पे रहता है, जो कि जायज है कि पढ़ तो रहा हूँ लेकिन इसको पढ़ने के बाद मुझे क्या मिलेगा। व्हाट टू डू आफ्टर क्लियरिंग यूजीसी नेट। स्पेसिफिकेशन मेरा लॉ तो है, इसलिए मैं लॉ को मेंशन करवा रहा हूँ, और लॉ पे प्रेशराइज करके मैं ये चीज मॉड्यूल को तैयार किया हूँ, ये बताऊंगा आप सभी को। लेकिन ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो कि यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद वे आउट नहीं ढूंढ पाता है, या क्या अगला स्टेप रहेगा या अगला पाथवे होगा चूज करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए। बताना चाहूंगा आप सभी को पता ही होगा कि यूजीसी नेट क्लियर करने के टाइम पे आप सभी को तीन वे में क्लियर करने का ऑप्शन मिलता है। पहला जो रहता है वो है ओनली पीएचडी। ओनली पीएचडी। देन क्या रहता है नेट, जो कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर को एग्जाम को, या असिस्टेंट जो एग्जाम जो यूजीसी नेट देने के बाद जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वन स्टेप अहेड करवा देता है, ताकि आप डायरेक्ट एंट्री या डायरेक्ट कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जब भी आपका वैकेंसी आएगा, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है जेआरएफ। जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि आपको सपोजिटली एक स्टाइपेंड देते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट। फ्रॉम गवर्नमेंट आपको एक स्टाइपेंड मिलता है, एंड वो स्टाइपेंड आपको हेल्प करता है कॉलेज एंड रिसर्च पर्पस के लिए। ये रिसर्च वर्क एंड कॉलेज फीस को क्लियर आउट करने के लिए आपको काम देता है। इट्स नियर अबाउट 37,000, 37,400 के करीब करीब स्टाइपेंड मिलता है। और उसके बाद एचआरए मिलता है, जो कि होम रेंटल अलाउंसेस होता है, या हाउस रेंटल अलाउंसेस, जो कि हर एक स्टेट एंड हर एक सिटीज के ऊपर में डिपेंड होता है। टीयर वन सिटीज, टीयर टू सिटीज, टीयर थ्री सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वो अलग अलग सिटीज का अलग अलग जो है एचआरए मिलता है। टीयर वन सिटीज का थोड़ा मैक्सिमम प्राइस मिलता है, जो कि 35% होता है नियर बाई
30% से 35% के अंदर नियर बाई होता है, देन आराम आराम से वो जाते रहता है। टियर 2 सिटीज का भी वैसे आपका 20% समथिंग अराउंड 22-25% ऐसे, तो ऐसे रहता है। ये हर एक सिटीज के अंदर पे अलग अलग सीक्वेंस एंड सब सीक्वेंस के अंदर में मॉड्यूल या अमाउंट जो वैल्यूएशन है वो डिपेंड करता है। लेट्स सपोज सोचिए आप दिल्ली से कर रहे हैं, तो दिल्ली में अगर होता है आपका, तब पकड़ के चलिए 9000 8 टू 9000 के करीब आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो टीयर 1 सिटीज, राइट। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये सब टीयर 1 सिटीज के अंदर में गिर रहा है। लेकिन एज एन एजुकेशन फील्ड वाइज टीयर 1 सिटीज के अंदर पे आपको कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, वो हर एक पोजीशन वाइज जो जगह है जहाँ पे वो सिटीज प्रॉपर टीयर 1 पे गिर रहे हैं, एंड महंगाई, इन्फ्लेशन रेट, हर चीज को देखते देखते उसको एचआरए को डिफाइन किया जाता है। देन स्टेशनरी एक्सपेंस, सब कुछ मिला के आप पकड़ के चलिए 50K तो मंथली आपको मिलता ही है। 50K मंथली आपको मिलता ही है। वो रफली कैलकुलेशन है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। देन एंड देयर आउट आपको ये तो मेरे को मिल जा रहा है, लेकिन ये कब तक मिलेगा, वो भी एक डिस्क्रिप्शन वाइज है। मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन या विवरण आपको इसके बारे में दे देता हूँ। वो है, पहला 2 साल आपको इसके रिगार्डिंग मिलेगा, फर्स्ट 2 ईयर, 2 ईयर आपको इसके रिगार्डिंग मिलेगा, ठीक है। वो जीआरएफ मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आप तो बोलेंगे सर पीएचडी तो 5 साल का होता है, उसके बाद का और क्या? नहीं, उसके बाद भी क्या है, सीक्वेंसेस है, जो कि आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना होगा, जो कि आपका रिसर्च का होगा, जो कि आपका रिसर्च का होगा, उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। आपका कितना प्रोसीड्योर गया है उसके रिगार्डिंग एक वाइवा एग्जामिनेशन होगा। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के बाद वो आपका मेंटोर आपको गाइड कर देते हैं कैसा क्या प्रोसीड्योर रहता है, क्या नहीं रहता है। आपका कॉलेज भी आपको अलाइनमेंट उसके रिगार्डिंग करवा देगा। बताना चाहूंगा, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब सबमिशन होगा, रिपोर्ट सबमिशन के बाद एसआरएफ एलोकेशन होता है। वो देखा जाता है स्टूडेंट के एफिशिएंसी के ऊपर में एंड द रिपोर्ट सबमिशन के ऊपर में भित होके या माध्यम करेंट रख के कि वो एसआरएफ उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। जीआरएफ जैसे 0.6% बच्चे लोग को मिलता है, या बोल सकते हैं 2% बच्चे लोग को हुआ है, तो वो 2% बच्चे लोग को मिलता है। 0.6 का चांसेस रहता है, परसेंटेज का रैंक लाना पड़ता है, लेकिन 2% को सिर्फ मिलता है। वैसे एसआरएफ जो है उसका हाफ होता है। वो एसआरएफ क्योंकि जीआरएफ वाला को ही तो एसआरएफ मिलेगा, राइट, वो हाफ होता है। लेकिन वो एसआरएफ हाफ होता है, लेकिन एसआरएफ में अमाउंट ज्यादा रहता है। अभी नियर बाई दे रहे हैं तो 43,000 समथिंग अराउंड, 43,000 समथिंग अराउंड दे रहे हैं। उसके बाद होम रेंटल अलाउंसेस में और भी बढ़ेगा। आप पकड़ के चलिए 62 है ऐसे करके, एसआरएफ के रिगार्डिंग रिपोर्ट में मैं 60K ही पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर तो मेरा नसीब खुल गया, 50,000 60,000 हर महीना मिल रहा है तो इजीली हो जाएगा। डेफिनेटली वे आउट तो कुछ है, लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ करना पड़ेगा, राइट। आप सिर्फ एकेडमी में जाना चाहते हैं जहाँ पे आप पीएचडी करके खुश, उसके बाद पीएचडी कंप्लीट करने के बाद या पीएचडी प्रोसीड्योर चलने के साथ साथ और क्या क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर एक, या तो आप प्रॉपर एक एलुमिनिया की तरफ चले गए जहाँ पे आपको एलुमिनिया जो एक कॉलेजेस की तरफ या कोई भी एक इंस्टीट्यूशन की तरफ, या प्रॉपर आप दूसरा वे आउट पे वही रास्ता दिखाने के लिए आपको आया होगा। देख पा रहे होंगे 4 रोड मैप इधर पे क्लियरली मेंशन है। साथ साथ में मैं और एक तो छोटा सा बात करता हूँ सर, ये तो जेआरएफ के बारे में बताया, जिन लोग का ओनली पीएचडी या नेट क्लियर हुआ है उन लोग का क्या, उन लोग को भी पैसा मिलता है, या उन लोग को भी एक मोटिवेशन स्टाइपेंड मिलता है कॉलेजेस की तरफ से, लेकिन वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको देगा या नहीं देगा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, वो बहुत सा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तरफ से दिया जाता है, लेकिन वो डिफाइन करता है 8,000 से लेके 25,000 तक मिलता है, 8,000 से लेके 25,000 तक। लेकिन वो डिपेंड करता है कॉलेज वो स्टूडेंट्स का कैपेबिलिटी एंड इनकेपेबिलिटी कैसे देख रहा है, या वो स्टूडेंट्स कितना कैपेबल है अपना प्रपोजल सबमिशन में, या वो कॉलेज
देता है या नहीं देता है, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है। लेकिन मैं तो बोलूंगा भाई, अगर दौड़ रहे हो, लंबे दौड़ो, जीआरएफ का अटेंड करो, क्योंकि उससे ही जीआरएफ एक नसीब नहीं है। जीआरएफ एक ना, नाम के पीछे ना एक हॉलमार्क है, जो आपको प्रॉपर तरीके से एपीआई इंडेक्स को सरसरा के एकदम ऊपर लेके जाएगा। साथ ही साथ हर एक चीज में आपको अपॉर्चुनिटी, वे आउट, विंडो हर जगह से खोल देगा। जो बोलना चाहूंगा कि ओनली पीएचडी के में भी मिलता है, जैसे कि एनएलयूज में देता है, कोई कोई एनएलयूज में, और आईआईटीज में देता है, जहाँ पे आपका आईआईटी भुवनेश्वर में भी मिलता है। ओनली पीएचडी जो लोग भी है उन लोग को मिलता है। बहुत जगह ऐसा भी है जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी फंडिंग प्रोवाइड कर जाता है। पीपीएम का कुछ फंडिंग अलॉटमेंट है, उसके बारे में भी मैं एक दिन डिस्कस करवाऊंगा, ताकि आप लोग उसके बारे में जानकारी तो थोड़ा बहुत ग्रहण कर पाए। और ज्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आप सभी को बता देता हूँ, क्लियर आउट कर देता हूँ। तो बताना चाहूंगा एकेडमिया के बारे में। ये एकेडमिया, सर, बन तो रहा हूँ प्रोफेसर, पीएचडी करूंगा उसके बाद जाके प्रोफेसर बनूंगा, नहीं। आफ्टर क्लियरिंग द नीट यू कैन बी अ प्रोफेसर, you can be an assistant professor, you can apply for an assistant professor. As simply, it has been clearly mentioned over there. After clearing the NET examination, you have a direct entry chance for the vacancy post of the assistant professor in any of the colleges, if any allocations or the allotment has been allowed you to get with the eligibility. Because आपको एक eligibility मिल जाता है, जहाँ पे आपको कोई भी कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। पहला चीज है, नंबर वन, असिस्टेंट प्रोफेसर का एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मिल जाता है, जो कि डायरेक्ट एंट्री के लिए है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण स्कोप हो जाता है आपका, पहला वाला चांस जो है वो तो महत्वपूर्ण डेफिनेटली है ही। दूसरा और एक तो चीज है, वो कि आपका बुक्स के लिए है। बुक्स के लिए है, ओके, जो कि बुक्स के लिए है, बुक्स राइटर और हर चीज के लिए है। तो दूसरा है बुक राइटर, जैसे कि राइटर्स होते हैं। राइटर्स की बात क्या क्या है, आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, जर्नल लिख सकते हैं, बुक्स पब्लिश कर सकते हैं पब्लिकेशंस के साथ साथ। तो ये सब चीज में आप जा सकते हैं डायरेक्टली, राइट। बुक्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, तो हर चीज में ऐसे करके आपका एंट्री हो सकेगा एकेडमी में। तो एकेडमी में अगर सबको नॉलेज है ही ये सब के बारे में, लेकिन मैं दूसरा जो है एडवांस रिसर्च, ये क्या है। तो ये एडवांस रिसर्च के बारे में मैंने इधर पे शायद डिस्क्राइब कर दिया आपको, आप सभी देख पाएंगे। यहाँ पे क्लियर आउट मैंने इधर पे कर दिया है कि एडवांस रिसर्च का क्या प्रोसीड्योर है या क्या नहीं है। रिसर्च के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं फॉर द पीएचडी जो है, उसके लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, राइट। तो ये सारा जो प्रोसीड्योर है, जो कि आपको वीडियो शुरू होने के बाद ही मैंने एक्सप्लेन करवाया था, वही सारा चीज है। दूसरा चीज है कि ये रिसर्च करने के बाद रिसर्च स्कॉलर बनते हैं आप डायरेक्टली रिसर्च के लिए पोस्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारा और भी चीज है, जैसे कि रिसर्च, कोई भी लॉ के लिए आप अगर जाते हैं तो वो लॉ के बारे में रिसर्च करेंगे, या उसके बारे में रेफरेंस लिखते जाएंगे कि इसका कुछ भी अलग सा रिम्यूनरेशन हो सकता है, या इसके लिए कोई भी अलग थिंकिंग आ सकता है कि नहीं, ये हर एक चीज के बारे में हो सकता है। देन अलग पाथवे आता है फॉर दी पॉलिसीज एंड थिंक टैंक के लिए। ये पॉलिसीज एंड थिंक टैंक के लिए बात मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज है। ये पॉलिसीज एंड थिंक टैंक में क्या होता है, ये प्रीमियम क्रीडेंशियल्स जो होता है फॉर लीगल कंसल्टेंसीज, जो लीगल कंसल्टेंसीज होता है उसके लिए एक प्रीमियम क्रीडेंशियल्स के लिए जा सकते हैं। साथ साथ में आप जा सकते हैं कि
उधर पे लिटिगी जो आपका लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग जो नहीं होता है, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, आप गवर्नमेंट सोर्सेस के लिए लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के लिए आप जा सकते हैं एंड हाई लेवल गवर्नमेंट एडवाइजरी रोल के लिए भी आप जा सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के लिए बहुत सारा सेक्टर्स में है होता है कि आप अगर लेट्स सपोज सोचिए जैसे कि लॉ मेकर है, राइट राइट, लेजिस्लेटिव जो हम लोग का होता है वो लॉ मेकर होता है, तो उसके लिए आप प्रोसीड्योर में जा सकते हैं। साथ साथ में आप वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं, लॉ मेकिंग कर सकते हैं, या लॉ जो फाउंडेशन के लिए आप और भी प्रोसीड्योर के लिए आप जा सकते हैं। तो ये होगा आपका गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं। और पॉलिसीज मेकिंग के लिए और अलग अलग चीज के लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं। और लास्टली आपका इधर में आ रहा है पब्लिक सेक्टर्स के लिए। पब्लिक सेक्टर्स के लिए डेफिनेटली आप जाइए जा सकते हैं, जहां पे आपको पब्लिक कंपनीज जो है उसके लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं। बहुत सारा कंपनीज जो है उसके लिए तत्पर रहता है कि मेरा जो है वो उधर पे प्रॉपर तरीके से हो जाए। और सीधा आपको बताना चाहूंगा कि जो है डायरेक्ट जो है शॉर्टलिस्ट कर सकता है कि नो रिटर्न टेस्ट, कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं होगा आपका फॉर लीगल ऑफिसर रोल इन कोई भी प्राइवेट सेक्टर का जो कंपनीज रहता है। जैसे आपका भेल रहता है, देन आपका एनटीपीसी रहता है, ओएनजीसी रहता है, वो हर एक कंपनीज में आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। डायरेक्ट कर एंट्री एंट्री इन पब्लिक सेक्टर विथ नो एग्जाम, ठीक है, विथ नो एग्जाम। जैसे कि ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, उसके बाद आपका भेल है। तो ये हर एक अलग अलग तरीके से आप जा सकते हैं जहां पे आपका कोई भी असुविधा नहीं होना चाहिए। और साथ साथ में आप अगर प्रोसीड करते हैं विद द फर्दर स्टडीज एंड फर्दर अपार्टमेंट के लिए, फर्दर माफी चाहूंगा, फर्दर डिपार्टमेंट के लिए उधर भी प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे कि आपका गवर्नमेंट सेक्टर्स में लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग करना, रोल में जाना, या गवर्नमेंट कोई भी फर्दर जो बाइंडिंग लॉस को फाउंडेशन करने के लिए उधर पे आप गवर्नमेंट सेक्टर्स पे अप्लाई कर सकती है, कुछ भी ऐसा। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि और भी डिटेल्स एंड प्रॉपर तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं जहां पे आपको और डेप्थ नॉलेज मिलेगा उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। सो आशा करता हूँ ये वीडियो सभी के लिए कारीगर रहेगा, जहां पे आपको आफ्टर क्लियरिंग यूजीसी नेट क्या प्रोसीड कर सकता हूँ, या कौन से मतलब कौन सा वे आउट मुझे ढूंढना पड़ेगा या क्या नहीं करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा। साथ में ही मैं इसके रिगार्डिंग द प्रोसीड्योर एंड दी प्रोसीडिंग्स हर चीज के लिए मैं और भी आपको बता दूंगा ताकि आपको हेल्प आउट हो जाए, राइट। सो इधर पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, हर एक चीज को इधर पे मेंशन कर दिया हूँ, आप काइंडली देख लीजिएगा। और आप वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आशा करता हूँ नेक्स्ट जो भी देखेगा उसको बहुत ही हेल्प आउट हो जाएगा इसके लिए। एंड काइंडली प्लीज जो भी व्यूअर्स देखेंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलते रहे, आपको हर एक कंटेंट, हर एक चीज जो यूजीसी नेट सिर्फ लॉ नहीं हर एक सब्जेक्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसके रिगार्डिंग आपको टॉपिक एंड एज वेल एज जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर गाइडेंस करवा। धन्यवाद और stay alive and stay on. Thank you so much.